मैंने अपनी बेटी से बहुत ज्यादा नफरत की। नफरत की आग में मैंने उसकी शादी एक शराबी से करवा दी। शादी के बाद जब मेरी बेटी मुझे मिलने आई तो वह बहुत सारे पैसे मेरे हाथ में रख कर गई। ऐसा एक बार नहीं बल्कि हर बार होता था जब वह मुझसे मिलने मेरे घर आती। इतने सारे पैसे उसके पास कहाँ से आते हैं, यह जानने के लिए एक बार बिना बताए मैं अपनी बेटी के घर पहुंची। मेरी रूह कांप गई, क्योंकि मेरी बेटी का नाम सुमन है और मैं अपने आप को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत पत्नी समझती थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह मेरी गलतफहमी थी। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली में रहने वाली लड़की थी। मैं अनीश से बहुत प्यार करती थी और अनीश भी मुझसे बहुत प्यार करता था। मेरी पढ़ाई पूरी होते ही अनीश के दूर के रिश्तेदार हमारे घर रिश्ता लेकर आए थे। अनीश के माम पापा उसे बचपन में ही अकेला छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। मेरे परिवार ने भी हमारी शादी के लिए राजी हो गया और कुछ दिनों बाद मेरी शादी अनीश से हो गई। अनीश एक बड़ी प्राइवेट कंपनी में काम करते थे और उन्हें कंपनी की तरफ से एक अच्छा घर भी मिला था। शादी के 1 साल बाद मैंने एक प्यारी सी गुड़िया को जन्म दिया। मेरा जीवन अनीश और गुड़िया के साथ बहुत अच्छा बीत रहा था। गुड़िया के आने के बाद मेरी सारी खुशियां मुझे मिल गई थीं। लेकिन अनीश चाहते थे कि गुड़िया से राखी बंधवाने वाला एक भाई भी हो। अनीश अपनी जिंदगी में अकेले ही थे और उनका कोई भाई या बहन नहीं था, इसलिए वह चाहते थे कि गुड़िया अकेली न रहे। ठीक 2 साल बाद मैंने फिर से खुशखबर सुनाई, लेकिन इस बार प्रेगनेंसी के आखिरी महीनों में मेरी तबीयत खराब रहने पर डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट करने के लिए कहा। मेरे ससुराल में अनीश अकेले ही थे, इसलिए मेरी माँ ने मेरा ख्याल रखने के लिए मेरी छोटी बहन नीतू को मेरे पास भेज दिया। नीतू के आने से मुझे बहुत आराम मिला। वह घर के साथ साथ गुड़िया को भी संभाल लेती थी और अनीश के साथ हंसी मजाक भी करती थी। नीतू कहने को तो मेरी छोटी बहन थी, लेकिन उसमें मेरी जान बसती थी। कुछ समय बाद मैंने फिर एक बेटी को जन्म दिया और नीतू हमारे साथ ही रही थी। गुड़िया को अब उसकी आदत लग चुकी थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि सिर्फ गुड़िया को ही नहीं बल्कि अनीश और नीतू को भी एक दूसरे की आदत हो गई थी। तभी तो नीतू ने भी वही कंपनी ज्वाइन कर ली जहां अनीश काम करते थे। मैं अपनी बेटियों के लिए रोती रही, लेकिन अनीश और नीतू अपने फैसले से टस से मस नहीं हुए। मेरे माम पापा ने नीतू और अनीश को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन दोनों ने अपनी हदें पहले ही पार कर दी थीं, जिस वजह से अब वे किसी की कोई बात सुनने को तैयार नहीं थे। आखिरकार अनीश ने नीतू से शादी कर ली और उसे मेरी सौतन बनाकर घर ले आए। मैंने दिल पर पत्थर रखकर अपनी बहन का स्वागत किया, जो अब मेरी सौतन बन चुकी थी। नीतू के आने के बाद मेरी जिंदगी बस चल रही थी, लेकिन कैसे चल रही थी यह मैं ही जानती थी। मैं अपनी मासूम बेटियों का मुंह देखकर अंदर ही अंदर तड़प रही थी। हमारा घर बड़ा था, इसलिए जगह की कोई ज्यादा परेशानी नहीं हुई थी। नीतू ने आते ही सबसे पहले मेरा और अनीश का कमरा मुझसे छीन लिया, जहां इतने सालों की मेरी और अनीश की यादें जुड़ी हुई थीं। मैं अपनी बेटियों को लेकर घर के एक छोटे से कमरे में शिफ्ट हो गई और ज्यादातर अपने कमरे में ही बंद रहती थी। शादी के अगले हफ्ते ही अनीश और नीतू हनीमून मनाने चले गए और पीछे रह गई थी मैं और मेरी मासूम बेटियां। दोनों 15 दिनों के बाद हनीमून से लौटे थे और इन 15 दिनों में मैंने कितनी तकलीफों का सामना किया यह सिर्फ मैं ही जानती थी। मेरी छोटी बेटियों को संभालने के साथ साथ मुझे घर का सारा काम भी करना पड़ता था। मुझे लगा कि यही महीना मेरी जिंदगी का सबसे तकलीफ भरा महीना था, लेकिन मैं गलत थी। नीतू से शादी के बाद अनीश को मेरी और मेरी बेटियों की जरूरतों का बिल्कुल ही ख्याल नहीं रहा था। अब उसे कुछ दिखता था तो बस नीतू और नीतू की जरूरतें। मैं अपनी बेटियों के लिए कुछ मंगवाऊं तो अनीश हफ्तों तक उस बात को टालते रहते। वहीं अगर नीतू किसी चीज के लिए कह देती तो वह अगले ही घंटे में हाजिर हो जाती थी। नीतू खूबसूरत तो थी ही, लेकिन बात करने में भी तेज थी। अब तो उसे देखते ही मेरे अंदर नफरत के अंगारे भरने लगते थे। जी करता था कि अपने ही हाथों से अपनी बहन का गला घोंट दूं, जिसने मेरे और मेरी बेटियों के हक पर डाका डाला था। अनीश पूरा दिन नीतू के साथ ही रहते थे, लेकिन मुझे और मेरी बच्चियों को देखते भी नहीं थे। नीतू घर का कोई काम नहीं करती क्योंकि वह तो अनीश के साथ सुबह ही ऑफिस चली जाती और अनीश के साथ ही वापस आती थी।
इसलिए अनीश ने उसे कह रखा था कि तुम घर का कोई भी काम मत करना वरना थक जाओगी। इसके उल्टा अनीश ने घर के सारे काम करने की जिम्मेदारी मुझ पर डाल दी थी। मैं तो ऐसी जिंदगी जीना भी नहीं चाहती थी, लेकिन अपनी बेटियों के लिए जीना ही था, इसलिए चुपचाप सारी बातें मानती चली गई। अनीश और नीतू जब भी फ्री बैठते तो दोनों कुछ देर आपस में बातें करते और साथ बैठकर खाना खाते, लेकिन मैं और मेरी बेटियां किचन में ही बैठकर खाना खा लेते थे। कभी कभी मैं अपना गुस्सा अपनी बेटियों पर भी निकाल देती थी, लेकिन बाद में पछतावा भी होता था कि आखिर इसमें मेरी बेटियों का क्या दोष। मैं खुद इतनी मजबूर थी कि पूरा दिन घर के काम करती, सबके लिए नाश्ता और खाना बनाती, सबके कपड़े धोती, घर की सफाई करती और अपनी छोटी बेटियों को संभालती थी। इसके साथ साथ चुपचाप अनीश और नीतू की इश्कबाजियां देखती रहती थी। अगर अनीश नीतू को दूसरे घर में रखते तो शायद मुझे इतना दुख ना होता, लेकिन उन्होंने नीतू को मेरी छाती पर ही लाकर बिठा दिया था। फिर एक दिन पता चला कि नीतू पेट से है। अनीश इतना खुश हो रहे थे जैसे वह पहली बार बाप बन रहे हों। लेकिन इस खबर से मुझे थोड़ी राहत भी हुई, क्योंकि अनीश ने नीतू के लिए दूसरा घर ले लिया था। फिर अनीश और नीतू अपने नए घर में शिफ्ट हो गए, लेकिन नीतू का घर से जाना तो मेरे लिए और भी मुसीबत बन गया था। क्योंकि नीतू होती थी तो कम से कम घर में खाने पीने का सामान तो आता था। अब तो अनीश को इस घर की कोई परवाह ही नहीं थी। घर में खाने पीने के लाले पड़ने लगे तो मैंने बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू कर दिया। जब भी अनीश को फोन करके घर के लिए कुछ सामान मंगवाना चाहती तो वह एक एक हफ्ता लगा देते थे लाने में। इसलिए मजबूरी में मैंने खुद ही कुछ करने की ठान ली और ट्यूशन से जो भी पैसा आता वह घर में खर्च करती थी। यह दिन मेरी जिंदगी के सबसे मुश्किल भरे दिन थे, लेकिन फिर एक दिन पता चला कि जिस कंपनी में अनीश और नीतू काम कर रहे थे वह कर्ज में डूब गई और बंद हो गई। उसी समय नीतू ने एक बेटी को जन्म दिया। दोनों की नौकरी जा चुकी थी और खर्च बढ़ चुके थे। इसलिए मजबूरी में अनीश ने नीतू के लिए जो किराए पर मकान लिया था उसे छोड़कर वे दोनों वापस पुराने घर में यानी हमारे साथ रहने लगे। अनीश ने दूसरी नौकरी तो ढूंढ ली थी, लेकिन सैलरी बहुत कम थी। उसकी पूरी सैलरी नीतू और उसकी बेटी प्रिया पर ही खर्च हो जाती थी। नीतू के कमरे में दूध के डिब्बे, फल और जरूरत का हर सामान मौजूद था, जबकि मेरी बेटियों के लिए ऐसा कुछ भी नहीं था। अनीश की सैलरी तो नीतू और प्रिया पर ही खर्च हो जाती थी। मेरे और मेरी बेटियों के खर्चे कहाँ से होते। मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपना और अपनी बेटियों का खर्चा चलाती थी। अनीश अपनी सैलरी से सिर्फ राशन पानी लाते थे, लेकिन वह भी नीतू से देखा नहीं गया। नीतू शुरू में तो अपनी बेटी में उलझी रहती थी, लेकिन धीरे धीरे वह अब घर के कामों को भी करने लगी थी। अनीश अपनी पुरानी आदतों में लौटने लगे थे, यानी दिन भर नीतू और प्रिया के साथ ही रहते थे और घर का खर्चा भी अब मुझसे ही निकलवाने लगे थे। आखिरकार नीतू ने एक दिन अनीश से कह दिया कि अब वह उनके साथ नहीं रह सकती। उसकी तो बर्दाश्त की सीमा खत्म हो गई थी और उसे पहले के जीवन की आदत हो चुकी थी। अनीश को सच्चाई का पता चला तो उसने मेरी बेटी से शादी कर दी और शादी के बाद वह मेरी बेटी को पैसों से लादकर मेरे घर छोड़ आया। मेरी बेटी ने मेरी स्थिति देखी तो बहुत सारे पैसे मेरे हाथ में रख कर चली गई, लेकिन इतने पैसे के बावजूद भी अब मेरी हालत पहले से भी बदतर हो गई थी। मेरी बेटियां अब भी मुझे और मेरी हालत को देखकर तड़पती थीं। इसलिए उन पैसों को भी ले लेना मेरे लिए एक मजबूरी बन गई थी। इससे पहले कि मैं अपनी बेटी का नाम अपने मुंह से निकालूं, मैं न चाहते हुए भी उन पैसों को अपने घर के खर्चे के लिए इस्तेमाल करने लगी। मेरे दिल को गहरी चोट पहुंची थी और दिल से मेरे अंदर की नफरत अब बाहर भी निकलने लगी थी। फिर मैं अपनी बेटी की शादी को लेकर अपने मन को तसल्ली देने लगी कि उसने अपने पति की परेशानियों का हल खोजने के लिए ऐसा किया और अब वह अपने पति की मदद कर रही थी। मेरे मन में कहीं न कहीं अब भी उम्मीद थी कि मेरी बेटियां खुश रह सकें। मुझे लगता था कि अपने पति की परेशानी की वजह से मेरी बेटी को अब अपने घर के काम खुद ही करने पड़ेंगे, लेकिन मैं यह नहीं जानती थी कि उसके पति ने उसका जीवन भी पहले जैसा बना दिया होगा और वह खुद भी क्या हाल में होगी। यही सोचकर मेरे दिल को भी तसल्ली मिल जाती थी कि वह अपने जीवन के कठिन दौर से बाहर आ रही होगी। लेकिन मुझे खुद से नफरत करने के बाद भी यही लगने लगा था कि यह सब खुद की गलतियों का परिणाम है और मेरी भी कोई गलती तो रही होगी ही।